नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की बिग मीडिया यानी न्यूज़ चैनल और देश के बड़े अखबार, इन्हें आज की तारीख में गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? आखिर बीते 7-8 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि देश की समूची मीडिया सत्ता की गोद में जाकर बैठ गई? अब ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के दौर में या 80 के दशक में या 90 के दशक में मीडिया का एक सेक्शन था जो पेड न्यूज़ करता था, पैसा लेकर खबरें चलाता था, और बहुत सी ऐसी कलम भी थी जो बिकी हुई थी, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन आज पूरी मुख्य धारा की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, देश की चैनल, अखबार, डिजिटल पोर्टल्स, जो भी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के हाथ में हैं, सब के सब बिके हुए हैं। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देश की मीडिया क्यों सत्ता की गोद में बैठ गई है, क्यों उसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसकी वजह क्या है, और आज ही क्यों? क्योंकि आज कुछ नए सबूत गोदी मीडिया को लेकर हाथ लगे हैं, और ये ऐसे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, जिसको चैनल और अखबारों ने नहीं छापा। अब दोस्तों, आज की खबर वाकई बहुत अहम है। इस दौर के लिए मैं कहूंगा कि बहुत जरूरी है इस खबर को देखना, और बड़ा मुश्किल है इस खबर को दिखाना। लेकिन हौसले आपके हैं, इसलिए हिम्मत मैं भी कर जाता हूं, और इसलिए ये खबर आज आपके सामने रख रहा हूं, हाजिर कर रहा हूं। और इस खबर पर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है विनीत जैन साहब की। विनीत जैन, जनाब विनीत जैन, ये चेयरमैन हैं बेनेट कोलमैन कंपनी के। और एक तस्वीर और देखिए, ये विनीत साहब के सगे भाई हैं समीर जैन, ये इस कंपनी के वाइस चेयरमैन। अब आप कहेंगे बेनेट कोलमैन क्या? बेनेट कोलमैन देश की मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी गई। इसके टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार हैं, इसके पास नवभारत टाइम्स है, इसके पास अंग्रेजी का टाइम्स नाउ चैनल है, और इसके पास कई प्लेटफॉर्म हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल के, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल के, बिजनेस न्यूज़ चैनल के, तरह तरह के इसके पास आप कह सकते हैं मीडिया आउटलेट्स हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का आपने नाम सुना होगा, वो भी इन्हीं का अखबार है। अब 2014 में जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री की पहली बार, उसके अगले ही दिन, शायद 27 जून 2014, उस दिन ये साहब मैदान में आ गए मीडिया के, और इन्होंने टीवी 18 नेटवर्क पूरा का पूरा खरीद लिया, ईटीवी खरीद लिया। 70% मीडिया मुकेश अंबानी ने हासिल कर ली। मुकेश अंबानी से पहले विनीत जैन और समीर जैन इस देश के मीडिया मुगल थे, और उनकी तुलना दुनिया के मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक से की जाती थी। और उनकी ताकत ये थी कि प्रधानमंत्री सलाम करते थे, मुख्यमंत्री सजदा करते थे। ये ताकत थी इस ग्रुप की, ये रसूख था इस ग्रुप का। मुकेश भाई के आने से थोड़ा सा ये रसूख कम हुआ है, लेकिन फिर भी आज के दौर में भी टाइम्स ग्रुप इस देश का बड़ा मीडिया आउटलेट है। अब ये दो और चेहरे देख लीजिए। ये इनके दो बड़े एंकर हैं, एक राहुल शिवशंकर साहब हैं और एक नविका कुमार। नविका जी को तो आप पहचान ही रहे होंगे, नूपुर शर्मा को लेकर। ये सब इनके एंकर हैं। तमाम इनके पास आप कह सकते हैं संपादक हैं, उप संपादक हैं, रिपोर्टर हैं। इन दोनों भाइयों के आप कह सकते हैं कि मुट्ठी में सैकड़ों रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ है। लेकिन दुखती रख भी है, और यही दुखती रख पर सरकार का हाथ है, और इसी दुखती रख पर मैं आज ये खबर दिखाने जा रहा हूं। अब दोस्तों, मैं आज आपको बहुत कुछ बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि सुभाष चंद्रा साहब हैं, ये क्यों झुक गए। मैं ये भी बताऊंगा कि बाकी जो न्यूज़ मीडिया के बड़े बड़े टाइकून्स हैं देश के, जैसे शोभना भरतिया जी हिंदुस्तान टाइम्स की जो मालकिन हैं, और आप कह सकते हैं कि ये
बिरला साहब का अखबार है। किसी ज़माने में हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप को मदन मोहन मालवीय चलाते थे और उसके लिए चंदा बटोरते थे महात्मा गांधी, लेकिन आज शोभना भरतिया जी के पास है, बिरला के पास है। ये भी मैं आऊँगा, इन सब की दुखती रगे मैं आपको बताऊँगा और मजबूरियाँ बताऊँगा कि क्या वजह है कि बादशाह के आगे ये सजदा कर रहे हैं, झुककर सलाम कर रहे हैं, ये आपको बताऊँगा। और किस तरह से ये देश की मीडिया, ये चौथा खंबा, फोर्थ पिलर दरक गया है, गिरने के कगार पर है। और जो मीडिया आंख और कान होती थी इस मुल्क की, लोकतंत्र की, वो आंखें बंद हो चुकी हैं। ये सब बताने जा रहा हूं, लेकिन खबर पहले विनीत जैन के साहब के बारे में, टाइम्स ग्रुप के बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, इसके बारे में वो मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि विनीत जैन पर जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, उस खबर को किसी भी मीडिया ग्रुप ने नहीं चलाया, लेकिन कुछ ऐसे अखबार हैं, खासकर दक्षिण भारत के, जैसे ये अखबार है द हिंदू, बड़ा नामी गिरामी अखबार है द हिंदू। इसका बेस तमिलनाडु में है, तो ज़्यादा लेना देना नहीं है बीजेपी से, मोदी जी से, अमित शाह से। इस अखबार ने कहीं ना कहीं खबर छापी और ये बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जी हाँ, वो ईडी जिसने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, वो ईडी जो अब झारखंड में सरकार गिराने जा रही है, वो ईडी जिसने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का गला पकड़ा, वो ईडी जिसने कर्नाटक में कांग्रेसियों को हाशिए पर लिया है, वही ईडी विनीत जैन के दरवाजे तक पहुंच गई। क्या मामला है, इसको मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, देखिए, क्योंकि तभी आपको आगे खबर समझ में आएगी। अब टाइम्स ग्रुप की गर्दन कहां फंस गई, मैं इसी पर आ रहा हूं। टाइम्स ग्रुप पर यह आरोप है, और द हिंदू का कहना है कि ईडी का यह आरोप है टाइम्स ग्रुप पर कि उनकी एक कंपनी, अगर आप ये नक्शा देखें, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में दर्ज है। और पूरी दुनिया को मालूम है कि जितने भी रईस हैं, जितने भी खरबपति हैं, उनमें से ज़्यादातर का पैसा इस टैक्स हेवन में जमा है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, जहाँ पर नंबर 2 का पैसा, काला धन का पैसा होता है। आप कह सकते हैं कि नंबर 2 के पैसे के मामले में ये जगह बदनाम है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। और यहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ी एक कंपनी, एमएक्स मीडिया कंपनी लिमिटेड, एमएक्स मीडिया कंपनी लिमिटेड, ये यहाँ पर दर्ज है। और ऐसा कहा जा रहा है कि एमएक्स मीडिया और बेनेट एंड कोलमैन, जी हाँ, बेनेट कोलमैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की आप कह सकते हैं पेरेंट कंपनी है, और एक तरफ एमएक्स मीडिया जो विनीत जैन साहब के ग्रुप की ही एक कंपनी है, इन दोनों के बीच 900 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए, 900 करोड़। और इसी सिलसिले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है, और जांच में सबसे पहले बुलाया गया है शिवा कुमार सुंदरम को। जी हाँ, शिवा कुमार सुंदरम ये चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, बेनेट कोलमैन के, और टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, पूरे ग्रुप का जो हिसाब किताब देखते हैं, यानी बेनेट कोलमैन के आप कह सकते हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर हिमांशु अग्रवाल, इनको भी ईडी ने बुलाया और पूछताछ करी है। यानी कुल मिलाकर घेराबंदी धीरे धीरे विनीत जैन तक पहुंच रही है। इस देश के मीडिया मुगल जो मुकेश अंबानी से पहले हिंदुस्तान के नंबर 1 मीडिया टाइकून थे, धीरे धीरे जांच यहां पहुंच रही है। अब दोस्तों, ये अगर 900 करोड़ रुपए का घपला किसी ऐसी कंपनी के संपादक ने किया होता, जिसका नाम अजीत अंजुम होता, या जिसका नाम विनोद कापड़ी होता, या पुणे प्रसून वाजपेयी होता, या रवीश कुमार होता, तो अब तक कंपनी भी बंद हो गई होती और मुख्य संपादक यानी चेयरमैन भी जेल में चले गए होते। लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया का मामला है, इसलिए जिस जांच को विनीत जैन से शुरू होना चाहिए था, वो जांच वहाँ तक पहुँची नहीं है। और ऐसे में जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी मदद मिलती है, वो ऐसे एंकरों से मिलती है। जी हाँ, ये नूपुर शर्मा वाली नविका कुमार हैं, ये शिवशंकर साहब हैं, और ये वो एंकर्स हैं गोदी मीडिया के कि दिन भर जो आरोप मोदी जी पर लगते हैं,
जो आरोप अमित शाह पर लगते हैं, बीजेपी पे लगते हैं, आरएसएस पे लगते हैं, हिंदू संगठनों पे लगते हैं, इन आरोपों का जवाब लेकर, दलील लेकर वकील की तरह ये एंकर शाम को अपने चैनल पर बैठ जाते हैं। और शायद इसी वजह से ये जो मामला है कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पता ही ना लगे कि वो 900 करोड़ की जांच का क्या हुआ, और यहीं पर गोदी मीडिया गोद में बैठ जाती है। अब आपको लगता होगा कि ये जो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, आपको लगता होगा कि इसकी जो डोर है बादशाह के पास, इसका इस्तेमाल विपक्ष के लिए हो रहा है, राहुल गांधी के इंटरोगेशन के लिए हो रहा है, इसका इस्तेमाल शिवसेना को तोड़ने के लिए हो रहा है, झारखंड की सरकार गिराने के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये हो रहा है। इसका इस्तेमाल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भी हो रहा है। और इसीलिए मैंने आपको ये मामला बताया कि जिस तरह से ये मामला ईडी ने एक तरह से प्रेशराइज किया टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो आप जान सकते हैं कि क्या मजबूरियां हैं, वो क्या परेशानियां हैं, वो क्या दिक्कतें हैं कि जहां मीडिया का हर मुगल झुका हुआ है। और मैं आपको एक तफसील से कुछ और मिसाल देता हूं। अब दोस्तों एक और बात कि ये जो गुजरात लॉबी है, इसको पता है कि किस नट बोल्ट को कितना टाइट करना है, कितना कसना है, और कहां कसना है और कब कसना है, ये जानते हैं। और इसीलिए ये अक्सर ईडी की मदद से, इनकम टैक्स की मदद से सरकार भी गिरा ले जाते हैं। और शायद यही वजह है कि मीडिया भी इनके हाथ में है, क्योंकि सबकी फाइल खुली हुई है, किसी ईडी में, किसी इनकम टैक्स में, किसी सीबीआई में, और उसको मैनेज किया जाता है। और बदले में देश का जो सच है उसका सौदा हो जाता है। जो हकीकत है, जो सच है, जो आपके सामने तक आना चाहिए था मीडिया के जरिए, उस सच को रोक दिया जाता है, पर्दे डाल दिए जाते हैं। और ये सिर्फ हमें जैन साहब के लिए नहीं कहना चाहिए। जैन साहब तो एक मजबूरी में फंस गए। अगर आज ये हिम्मत करें सच बोलने की, तो आपको पता है कि 900 करोड़ की जांच क्या से क्या कर देगी। लेकिन जैन साहब अकेले नहीं। अगर आप को मैं कुछ और मिसाल दूं, तो आइए ये चार्ट देखते हैं, ये ग्राफिक्स देखते हैं। अब आपने टाइम्स ग्रुप के बारे में तो जान ही लिया। विनीत जैन साहब हैं जिन पर ईडी इन्वेस्टिगेशन है, और भी कई मामले हैं। तो कहीं ना कहीं दुखती रख सरकार के हाथ में है। हिंदुस्तान टाइम्स एक बड़ा ग्रुप और बहुत ऐतिहासिक ग्रुप। किसी ज़माने में गांधी जी चंदा लिया करते थे हिंदुस्तान टाइम्स के। मदन मोहन मालवीय जो हैं, वो इस अखबार को उन्होंने सींचा है अपने पसीने से। और ये वो अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स जिसको बहुत पहले जो सिख थे, और ख़ासकर अप्रवासी सिख, वो फंड करते थे इसको। और धीरे धीरे जब मदन मोहन मालवीय से ये अखबार नहीं चल पाया, तो बिरला घराना, बिरला समूह आ गया, और फिर के बिरला ग्रुप को ये अखबार मिला, और के बिरला की विरासत आज संभालनी शोभना बरतिया। लेकिन बिरला ग्रुप के बहुत से बिजनेस इंटरेस्ट, वो सिर्फ अखबार नहीं चलाते, और यही बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो समझौता करवा देते हैं सच के लिए। तो ये अखबार भी सॉफ्ट है, पहले भी सॉफ्ट था, अब ज़्यादा सॉफ्ट है। टीवी 18 नेटवर्क, और इसकी कहानी तो मैंने आपको बताई कि शपथ के अगले दिन ही इस चैनल को टेक ओवर किया मुकेश अंबानी ने। ये राघव बहल साहब हैं, राघव बहल साहब से ये टेक ओवर हुआ, उनको हाशिए पे डाल दिया गया। अब मुकेश अंबानी ने ये जो चैनल, यानी आप कह सकते हैं कि 70% मीडिया मुकेश अंबानी के हाथ में। दरअसल ये सुपर संपादक हैं देश के। असली जो चीफ एडिटर हैं वो यही हैं, सुपर एडिटर आप कह सकते हैं। और मैंने इन पर एक अलग से एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आप देख सकते हैं, अगर आप तफसील से मुकेश अंबानी के मीडिया ऑपरेशंस की जानकारी अंदर तक चाहते हैं कि कैसे मीडिया का खेल होता है और कैसे सरकार के साथ लाइजनिंग होती, तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो मुकेश अंबानी, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट इतना बड़ा है, देश के सबसे रईस हैं, देश के सबसे पैसे वाले हैं, आप यूं कह सकते हैं कि सच का ठेकेदार देश का सबसे अमीर आदमी है, तो क्या सच दिखाएगा। तो मुकेश अंबानी के बारे में इतना ही मैं बताऊंगा, डिटेल में आप इस वीडियो में जा सकते हैं। ये साहब को आप जान ही रहे हैं, प्रणव राय साहब हैं, एनडीटीवी, जी हाँ एनडीटीवी। और एनडीटीवी का अगर आप ये पूरा चार्ट देखें, उन पर इनकम टैक्स के केस हैं, सीबीआई के केसेस हैं। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि जब ये चैनल ही बिकने जा रहा था, और एक बहुत बड़े उद्योगपति
अडानी ने भी ट्राई किया था, स्पाइस जेट के जो मालिक हैं वो भी खरीदना चाहते थे एनडीटीवी। बड़ी मुश्किल से एनडीटीवी किसी तरह से चल रहा है। और आप कह सकते हैं कि जो हर बिजनेसमैन या हर बड़े विपक्ष के नेता का जो हाल होता है, इनकम टैक्स सीबीआई करती, कुछ वही हाल प्रणव राय का। लेकिन फिलहाल ये चैनल चल रहा है। बहुत हिम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कम से कम गोदी मीडिया के पक्ष में पूरी तरह से बेशर्मी के साथ ये चैनल नहीं खड़ा है। और अब जी न्यूज़, इसकी तो आपने अभी खबर देखी ही होगी रोहित रंजन साहब की, कि जब रोहित रंजन जिन्होंने सुधीर चौधरी को रिप्लेस किया है, इन्होंने जब एक खबर चला दी राहुल गांधी पे, केरल का वीडियो, उदयपुर का जो जिहादी इंसिडेंट था उसमें चला दिया, तो रोहित रंजन को बचाने के लिए योगी जी की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस किस तरह से रोहित रंजन को बचाने लगी और बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो आपने जाना ही है। सुभाष चंद्रा का जो एसएल ग्रुप है, दरअसल इसकी कहानी तो तभी से ख़राब हो गई थी जब चौधरी साहब वहाँ पर आए थे और एक, आप कह सकते हैं, एक एक्सटॉर्शन के मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें सुभाष चंद्रा जेल जाते जाते बचे, लेकिन उनके 2 एडिटर वो तिहाड़ जेल गए थे। तो अब अगर संपादक ही एक्सटॉर्शन के चार्ज पे तिहाड़ जेल चला जाए और उसके बाद सरकार आए, तो उसको गोद में तो बैठना ही, गोद में बैठना आप यूँ कह सकते हैं एक मजबूरी है। गोद में बैठना आप ये कह सकते हैं कि एक अंतिम रिसोर्ट है, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जांचें इतनी, हर मीडिया ग्रुप को कोई ना कोई बड़ा बिल्डर, कोई ना कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंस कर रहा है, और ऐसे में सरकार से पंगा कोई नहीं ले सकता। अब दोस्तों, एक चीज़ तो आपको इस केस स्टडी से क्लियर हो रही होगी कि अखबार के या न्यूज़ चैनल के जो मालिक हैं, मुख्तार हैं, जिनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स की जांचें हैं, कोई विदेश से पैसा मंगा रहा है, कोई मॉरिशस पैसा भेज रहा है, ये सारे के सारे मामले, हर बड़े आप कह सकते हैं मीडिया मुगल की फाइल जो है वो सरकार के टेबल पर रखी हुई है। ऐसी स्थिति में कोई पंगा नहीं ले सकता, और कम से कम गुजरात लॉबी से ऐसे मामलों में आप लड़ नहीं सकते। इसीलिए मीडिया ने जनता का साथ छोड़कर सत्ता का साथ पकड़ लिया है, और यहीं पर मीडिया गोदी मीडिया बन गई। अब इसका जो लाभ है वो लाभ ये है कि मुकेश अंबानी का जो बिजनेस एम्पायर है वो बढ़ता जा रहा है। जो ईडी, सीबीआई कभी रिलायंस को परेशान करती थी, आज उनके साथ है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि मीडिया चैनल पीआर का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गए, पर्सनल रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, लाइजनिंग का एक अच्छा मंच बन गया है सरकार के साथ। गौतम अडानी साहब भी एक बड़ा चैनल लेके आ रहे हैं, जल्दी लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक कंपनी खोल दी है। संजय पुगलिया साहब जो हमारे आज तक में जिस चैनल में मैं काम करता था उसमें एंकर थे और एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, उनको हायर कर लिया है अडानी साहब ने। तो अडानी जी भी जो हैं वो एक चैनल लेके आ रहे हैं। और अडानी नहीं, मेरी खबर ये है कि कुछ और ग्रुप, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो मुकेश अंबानी से जिनको प्रेरणा मिल रही है, अडानी जी से जिनको प्रेरणा मिल रही है, वो भी मीडिया में कूदने जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में देश की मीडिया पूरे तौर पर उद्योगपतियों के हाथ में होगी। वो उद्योगपति जो सरकार के साथ लाइसेंसिंग करना चाहते हैं। अब दोस्तों, आपने गोदी मीडिया की सारी कहानी सुन ली कि किस तरह से सरकार ने दुखती रग पर हाथ रखा हुआ है, और ये सारी की सारी आवाज़ें बिक चुकी हैं, कलम बिक चुके हैं, सौदा हो चुका है सच का। आप समझ गए उसकी कहानी को। लेकिन देश का नुकसान क्या होगा इससे? लोकतंत्र का नुकसान क्या होगा? जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, इनका क्या नुकसान होगा? आपका, मेरा क्या नुकसान होगा? मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो देखिए और मैं बताता हूँ आपको कारण कि गोदी मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। आप समझ ही गए होंगे, श्रीलंका का ये दृश्य था। पब्लिक जो थी, जिसको ना तेल मिल रहा है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, और आप यूँ कह सकते हैं कि श्रीलंका का जिस तरह से इकॉनमी ध्वस्त हो गई है, तो पब्लिक, उग्र जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई और राष्ट्रपति जी जो हैं हिंदी सिनेमा के किसी विलेन की तरह भाग गए देश छोड़ के। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि
क्योंकि पिछले कुछ सालों में वहाँ के जो प्रमुख अखबार थे श्रीलंका के, कोलंबो के, और वहाँ के जो कुछ प्रमुख चैनल थे वो सरकार के साथ मिले हुए थे, सत्ता के साथ मिले हुए थे। पेड न्यूज़ चल रही थी कोलंबो में, श्रीलंका में। ज़्यादातर पत्रकार ऐसा ही कर रहे थे वहाँ। और इसका असर ये हुआ कि अंदर जो सरकार में गड़बड़ियाँ हो रही थी, जो अनियमितताएँ हो रही थी, इरेगुलरिटीज़ हो रही थी, वो जनता के सामने लाई ही नहीं गई, जनता से छुपाई गई, उस पर पर्दे डाले गए। और अचानक एक सुबह बेखबर जनता को पता लगा कि श्रीलंका बर्बादी की कगार पर है, बर्बाद हो गया देश, मुल्क लुट चुका है। बहुत देर बाद आंखें खुली, क्योंकि आंखें खोलने वाले न्यूज़ चैनल ने आंखें बंद कर रखी थी। तो ये है गोदी मीडिया का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इस देश पे भी हो सकता है अगर हमारी मीडिया जागी नहीं, या आपने नहीं जगाया, या कोई नई मीडिया नहीं आई। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था, और मुझे लगता है कि आपके पास कुछ सजेशन हो गोदी मीडिया को लेकर, या इस मीडिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, सॉल्यूशन क्या। अगर ऐसे कुछ सजेशन आपके पास हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कुछ एक्सपर्ट से बात करने की, इसका सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। कि देश की अगर मीडिया की आंख पे पट्टी बंधी हुई है तो फिर देश को किस संजय की तलाश होनी चाहिए, कौन संजय इस देश को बताएगा कि देश में क्या हो रहा है। बहरहाल ये आज का वीडियो था। कल फिर किसी बड़े वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा मैं। आखिर में जो मेरी गुजारिश रहती है वो यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ है, बड़ी मुश्किल से आपकी वजह से मैं हिम्मत कर पाता हूं इस वीडियो को बनाने में। तो आज बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, लाइक करिए। इतना ही आज बस। नमस्कार।